बच्चों, आज थर्ड चैप्टर विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन रह गए हैं न्यूमेरिकल उन्हें कराते हैं। और इस जो पहली वीडियो थी हमारी न्यूमेरिकल की इस लेसन की, उसमें 1 से लेकर 5 तक हो गए थे। आज हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन ये आपका लिख दिया है मैंने। वैसे एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होगी और क्वेश्चन लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की बुक से देखिए और सॉल्यूशन देखो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन है बच्चों। 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की जाती है और इसका प्रतिरोध (5 ओम) मापा गया है। प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? बच्चों समझिए जरा सॉल्यूशन। अब मैं इसके बाद केवल सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन बुक से देखना, एनसीईआरटी की बुक से। तो करा है 15 मीटर लंबा तार। तो बच्चों हम लंबाई दे रखी है, तार की लंबाई को हम एल से नोट करते हैं। तो एल = लिख दिया मैंने बच्चों 15 मीटर। 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम ए से नोट करते हैं। तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद ये दे रखा है बच्चों, इसका प्रतिरोध 5 ओम है। तो प्रतिरोध को हम 8 से नोट करते हैं। R = 5 ओम। 5 ओम करा है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से नोट करते हैं, ये ठीक है बच्चों। ये बुक में बच्चों कुछ A = 6 × 10⁻⁷ कुछ मिसप्रिंट है, हो सकता है ये -2 हो। तो अगर ये माइनस बुक में देखना -7 हो तो 7 लिखना, 2 हो तो 2 लिखना। और मुझे लग रहा है ये -2 होगा, तो मैंने ये -2 कर दिया है। उसमें कोई बात नहीं है, वो तो मेथड समझिए। तो देखिए बच्चों, भाई रो है निकालना है हमें। हमने विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन किया है और विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला भी निकलवाया है। तो वो फार्मूला याद होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध का, या प्रतिरोधता बोलते हैं इसे। तो इसे रो = R × A/L, ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है। तो बच्चों अपने सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और सबकी यूनिट सब सही दे रखी है, सब MKS में है। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू है 5, तो 5 और × A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये 6 × 10⁻⁻2 और L लेंथ है तार की, तो 15 मीटर। ये कैंसिल कर लो, 5 × 15 और 3 दूनी 6। तो बच्चों आंसर होना चाहिए 2 × 10⁻⁻2। ये विशिष्ट प्रतिरोध है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद 7 क्वेश्चन। तो बच्चों 7 क्वेश्चन मैं केवल बुक से पढ़ देता हूँ और घर पे बुक है अपना, और एनसीईआरटी बुक्स में देखना। क्वेश्चन नंबर 7, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम। तो बच्चों टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर तार का 27.5, मैंने इसे T1 लिख दिया है भाई टेम्परेचर के लिए, 27.5 डिग्री सेल्सियस।
और इतने ताप पर तार का प्रतिरोध दे रखा है बच्चों 2.1 ओम। तो मैंने यहाँ T1 लिखा है टेम्परेचर को, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रतिरोध है, इसके संगत प्रतिरोध है, तो मैंने R1 लिख दिया 2.1 ओम। बाद में करा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसे T2 लिख दिया अभी 100 डिग्री सेल्सियस। इतने पर प्रतिरोध 2.7 ओम, तो यहाँ T2 है तो इसके संगत मैंने R2 लिख दिया प्रतिरोध, ये देखा है बच्चों 2.7 ओम। अब करा है सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रतिरोधक ताप गुणांक हमने थ्योरी में पढ़ाया है, समझाया है, एल्फा से डोट करते हैं, तो दो एल्फा क्वेश्चन मार्क। लिखने का तरीका समझ रहे हो बच्चों, जो भी यहाँ हम क्वांटिटी लिखते हैं उसकी यूनिट साथ में लिखेंगे, जो दे रखा है वो सब लिख लीजिए, जो पूछा है वो भी लिख लीजिए, फिर इजी हो जाता है फार्मूला लगाने के लिए। देखकर क्वांटिटी ज्ञात हो जाता है कि भैया कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर लगाएं। तो बच्चों देखो इसके लिए फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो इस पार्ट 1 जो वीडियो हमने बनाई है, इससे पहले जो वीडियो बनाई है इसी की, उसमें मैंने वो ड्राइव करके भी दिखाया है। तो अब मैं यह फार्मूला वो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने समझा दिया है वो। तो यहाँ फार्मूला आएगा, देखो ये अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया ऑलरेडी। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। R2, तो R2 की वैल्यू है 2.7, R1 की वैल्यू 2.1 अपॉन R1 की वैल्यू 2.1 इंटू T2 है 100 और माइनस T1 है 27.5। बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी। तो देखिए भाई यहाँ 2.7 माइनस 2.1 और माइनस करेंगे साथ में 6.6 और ऐसे ये 2.1 इंटू और 100 में से 27.5 माइनस करें तो ये आएगा भाई, पॉइंट लगा के जरूर, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 0.1 आएगा, 9 में 7 गया 2 और 9 में 2 गया 7, ये वजह 72.5 है, 72.5। तो ये थोड़ा 72.5, ठीक है ये। तो बच्चों देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ एक पॉइंट से पॉइंट हटा दो, एक के बाद ये है इधर से पॉइंट, तो बच्चों ऐसा करते हैं एक जीरो बढ़ा लेते हैं भाई, 10 लिख दो। बच्चों सिंप्लीफाई करना है, अब कर सकते हो आप, केवल गुणा भाग है, कैलकुलेशन है घर से करना, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना भाई। चाहो तो 2 5 से ये कर सकता है, उसके बाद ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद इसका अंतर इसका आएगा भी प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रा प्रति डिग्री सेल्सियस, और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है, यानी 230 वोल्ट की सप्लाई, अर्थात जो विवाहांतर है बच्चों वो 230 वोल्ट है। तो मैंने V लिख दिया बच्चों यहाँ पर 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर स्थायी हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में जो करंट है वो 3.2 एम्पियर। तो बच्चों देखो यहाँ हमने I1 लिख दिया, ये प्रारंभिक धारा है, वो कह रहा है 3.2 एम्पियर इतनी धारा लेता है, वो करंट लेता है स्टार्टिंग में। बाद में कितनी हो जाती है स्थायी? तो देखो वो कह रहा है बाद में जो धारा हो जाती है कुछ सेकंड बाद 2.8, तो ये 2.8 एम्पियर स्थायी हो जाती है, यानी कि फिर नहीं घटती है इसके बाद। अब यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों कमरे का ताप
न घट रहा है न बढ़ रहा है, शुरू में 27, तो मैंने यहाँ T1 लिख दिया 27 डिग्री सेल्सियस। अब कराए तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? दिए गए ताप परिसर से नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक। देखो औसत प्रतिरोध ताप गुणांक यानी प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा दे रखा है बच्चों 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब वो करा है यहाँ पर कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, तब तापन अवयव का स्थायी ताप। तो बच्चों बाद में प्रारंभ में करंट इतनी थी, तो जब करंट का फ्लो होता है तार में तो तार गर्म हो जाता है। ऊष्मीय प्रभाव के कारण जब धारा बहती है तो तार थोड़ा हीट हो जाता है, और हीट होने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि धारा उसमें कम हो जाती है। तो अब वो करा है जो ताप बढ़ा धारा बहने के बाद, तो इसका मतलब शुरू में तो भाई कमरे का ताप इतना था, तो कमरे का जो ताप है वही प्रारंभ में तार का ताप होगा। धारा बहने पर स्टार्टिंग में 3.2 उसका ताप बढ़ा, ताप बढ़ने पर धारा 2.2 रह गई, तो वो कह रहा है बढ़ा हुआ ताप कितना, यानी कि T2। तो बच्चों T2 क्वेश्चन नंबर लगा दिया। तो देखो ये भी क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 5 हो गया, लेकिन वहां क्वेश्चन नंबर 5 में या क्वेश्चन नंबर 7 में R1 R2 दे रखे हैं, यहां पर R1 R2 नहीं है। तो बच्चों फॉर्मूला वही लगेगा, अल्फा इक्वल टू जैसे अभी मैंने बोला था 7 में R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1। क्योंकि ये T2 पूछा है तो हम T2 माइनस T1 ये क्वांटिटी फाइंड करेंगे। R1 और R2 की वैल्यू अगर है तो R1 R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू दे रखी है अल्फा लगा देंगे, T2 का मान हम सॉल्व कर लेंगे। अब बात यह है कि बच्चों ये R1 R2 कैसे आए? तो बच्चों वेरी सिंपल, हमने ओम्स लॉ पहले पढ़ाया है थ्योरी में बड़े अच्छे से, और ओम का नियम याद होगा। तो ओम का नियम क्या है बच्चों? वही फार्मूला ड्राइव किया था, फार्मूला क्या बताया था? V इक्वल टू IR। तो बच्चों V इक्वल टू IR, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो 230 वोल्ट है, करंट पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई। तो पहले इतनी करंट है तब प्रतिरोध कितना था, बाद में करंट घट गई यानी कि ताप बढ़ गया तो प्रतिरोध वहां बढ़ गया, तो प्रतिरोध कितना हो गया बाद वाला। तो प्रतिरोध पहला और बाद का निकाल लेते हैं V इक्वल टू IR से। तो देखो इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, तो ये है V इक्वल टू IR। तो बच्चों मैं लिखता हूं यहां पर V इक्वल टू I1 R1। तो I1 R1 से बच्चों भी R1 कितना हो जाएगा? V अपॉन I1, V अपॉन I1। V की वैल्यू 230 वोल्ट, V की वैल्यू 230 वोल्ट, और I1 की वैल्यू है 3.2। सही बच्चों 3.2। ठीक, हम चाहो तो पॉइंट हटा दें और ये एक जीरो बना दिया, ठीक है ना। चाहो तो इतने लिख लें बच्चों, इतने ओम, या हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, बाद में देख लेंगे। अब इसी प्रकार R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो R2 इक्वल टू V अपॉन I2। तो बच्चों B की वैल्यू 230 और करंट हो गई है 2.8, बाद में I2 हो गया 2.8, हटा दो पॉइंट, जीरो बढ़ा दें, ठीक है। तो बच्चों इतने अपॉन इतने, इतने अपॉन इतने, हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई। तो फार्मूला लगा दें अपना। तो फार्मूला वही जो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने टाइप करके बताया, तो वो हो जाएगा। देखो बच्चों T2 माइनस T1, क्योंकि हमें ये निकालना है अब, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा, R1 इंटू अल्फा। तो बच्चों R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2300 अपॉन 28, थोड़ा छोटा हो गया, और R1 की वैल्यू है 2300 अपॉन 32। R1 की वैल्यू फिर वही 2300 बटे 32 और इंटू
एल्फा, एल्फा की वैल्यू दे रखी है, एल्फा की वैल्यू थी 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई यहाँ अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो बच्चे इसे 2 से काट दो हैं, या फिर अपना एलसीएम ले लें इसे। एलसीएम लेने के बाद 32 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये घटा करके और ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं फिर तो आसानी से। लेकिन यहाँ T2 माइनस T1 की वैल्यू निकल करके आएगी और हमें T2 का मान निकालना है और T1 की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों T1 की वैल्यू कितनी है? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 हमें T2 निकालना है और T1 है 27। ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 27 प्लस हो जाएगा उसमें और वही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, इसके बाद है बच्चों ये जो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 8। अब क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन 9 और 9वें क्वेश्चन में करा है नेट वर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। एक चित्र दे रखा है, उस चित्र में जहाँ जिन जिन प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो धारा का मान पूछा है प्रत्येक शाखा में। तो देखो फिगर में बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर फिगर दे रखा है इसे। ये है फिगर और यहाँ भी एक प्रतिरोध दे रखा है और यहाँ एक बैटरी लगा रखी है और ये और बच्चों इसके नाम दे रखे हैं A, B और ये C और ये हो गया D और ये लिख दिया मैंने E और ये F। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 ओम का प्रतिरोध है और ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम और ये 5 ओम बच्चे। तो बच्चों देखो यहाँ इस साइड से जो करंट का फ्लो होगा वो ऐसा होगा। मान ली यहाँ से आई करंट निकल रही है तो आई धारा देखो यहाँ से बहती हुई यहाँ भी आई धारा बहेगी और ये आई धारा ये आई धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ से एक मान लीजिए भाई इधर और एक इधर। मान लीजिए इधर I1 धारा चली गई और इधर I2 धारा चली गई है, यही है। तो बच्चों देखो यहाँ भी चित्र में ये एरो ऐसा दिया है। तो अब देखो ये I1 धारा यहाँ जाने के बाद ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक इस प्रतिरोध में एक इस प्रतिरोध में। मान लीजिए भाई ये जो I1 है इसका I3 भाग इधर आ गया। चलो ये I3 भाई I1 I2 I3। तो देखो यहाँ तक तो I1 आ रही है ना, I1 में से I3 इधर चलेगी तो इधर कितनी बची भाई? I1 में से I3 घटा दो, जो बची वो इधर, यानी कि I1 माइनस I3 वो करंट निकलते हुए इधर आ जाएगी। और देखो ये यहाँ से I3 आ रही है, ये I2 आ रही है और ये I2 और ये I3 दोनों मिलकर के बच्चों हो जाएंगी I2 प्लस I3। और यहाँ से बहने के बाद देखो ये फिर जोड़ करके जो धारा यहाँ से बह रही है वही निकल करके आएगी। तो I करंट I1 I2 में वही, तो देखो I1 I2 यानी कि I, या तो I लिख दो या I इक्वल I1 प्लस I2। वहाँ देखिए वो तो I बह रही है, I1 I2 बढ़ गई, निकल करके जोड़ेंगे सब I1 और I2 ही आएगी। तो देखो बच्चों ये किरचॉफ के नियम से होगा, क्योंकि प्रत्येक शाखा में ये प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकाल ली है। हमने किरचॉफ के नियम बता रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ। तो देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों नियमों का प्रयोग होगा। तो फर्स्ट नियम बच्चों बताया था पहले थ्योरी में, कभी संधि पर मिलने वाली धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी संधि की ओर आने वाली धारा और जाने वाली धारा के बराबर होती है, योग के बराबर। तो यहाँ से देखो आई करंट आ रही है और 2 भागों में बढ़ गई I1 I2, यानी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार हो जाएगा I इक्वल I1 प्लस I2, दोनों भाग ये प्लस कर दिए। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट डाल दी। यहाँ सेकंड नियम लगाएंगे बच्चों। सेकंड नियम बंद पास के अंदर लगता है, ये बंद पास हो गया एक लूप, और मैंने अपनी
एक दिशा ले ली, यहाँ एक दिशा लेनी पड़ती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। सेकंड नियम बताया था कि जो हमारे चलने की डायरेक्शन होती है, अगर वही दिशा में करंट का फ्लो हो रहा है, उसी दिशा में धारा बह रही है, तो आई और आर की जो गुणा होगी उसका चिन्ह पॉजिटिव, और जिस दिशा में हम चल रहे हैं भाई धारा की दिशा विपरीत है हमारे, तो उसका चिन्ह माइनस का होगा। ठीक ना बच्चों? तो देखो ये लेते हैं पहले बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ का सेकंड नियम लगाने पर। तो बच्चों सेकंड नियम, तो देखो यहाँ से अब देखो हम तो ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस पर, तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जो हमारे डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव और जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा, देखो डायरेक्शन में है ये, तो 10I1 मल्टीप्लाई प्रतिरोध धारा की 10I1, ये हो जाएगा 5I3, और ये देखो माइनस, क्योंकि ये धारा इधर है, हम इधर चल जाएंगे ऐसे, तो माइनस के 5I2 इक्वल। अब इसमें कहीं भी कोई विद्युत भागबल नहीं है, तो बच्चों इक्वल 0। ये क्वेश्चन 2 हो गई। सेकंड ले लो BCDB, तो बंद पास BCDB में वही किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, यहाँ भी हमने डायरेक्शन ले ली अपनी क्लॉकवाइज, तो वही नियम बच्चों, जो डायरेक्शन में हमारी वो प्लस और अपोजिट हो माइनस। तो यहाँ चलते हैं, देखो हम तो ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो देखो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस का 5 × I1 - I3, और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं और धारा देखो ये जा रही है विपरीत, तो माइनस का 10 और I2 + I3, ये भी अपोजिट है, तो माइनस का 5I3 इक्वल टू, यहाँ भी कोई विद्युत भागबल नहीं है, तो इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों से, 5I1 माइनस का 5I3 माइनस का 10I2 और माइनस का 10I3 माइनस का 5I3 इक्वल 0। बच्चों ये 5I1 और कहीं है नहीं है, तो देखो 5I1, I2 10I2 माइनस का अकेला है, और 5I3 और 10I3 ये, तो 5 × 15 20, यानी कि 20I3 इक्वल 0। इक्वेशन थर्ड डाल दी, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, और ये हमारा I1 I2 I3, तो एक इक्वेशन और होनी चाहिए भाई। तो बच्चों एक इक्वेशन कोई सी यहाँ से ले लेते हैं, देखो चाहो तो बंद पास ये ले लेते हैं ABCFEA, तो लिखो बंद पास ABCFEA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। तो देखो लेते हैं बच्चों, यहाँ भी वही डायरेक्शन ले लूँगा अपनी जो है क्लॉकवाइज, और जो दिशा में है हमारे वो प्लस और बाकी नेगेटिव। देखो ऐसे, तो यहाँ ये लेंगे पूरा, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये कितना है 10I1 और ये आ जाएगा प्लस 5I1 माइनस I3, और ये आ जाएगा यहाँ पर अब कितना 10I, और I की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से I1 प्लस I2 लिख दो I की संग, सही है। और बस यही है। और बच्चों इक्वल में अब यहाँ विद्युत वाहक बल भी है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हमने इसका चिन्ह बताया था बच्चों विद्युत वाहक बल का। अगर घूमते वक्त नेगेटिव साइन पहले दिखाई देगा तो उसका मान पॉजिटिव होगा। देखो ऐसे देखेंगे तो पहले ये दिखाई पड़ेगा तो इसका मान पॉजिटिव होगा, अर्थात 10। अंदर मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, 10I1 प्लस 5I1 माइनस का 5I3 और 10I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। सरल कर लो बच्चों भाई, 10I1 और 10I1 ये 20 5 25, तो 25I1 और I2 कितना है 10I2 और I3 और नहीं है I3 माइनस का 5I3 और इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हो गई 4। बच्चों किसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, 2 3 4 को I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लीजिए और यही पूछा है। तो दो कैसे सॉल्व करते हैं हम, 3 में से पहले एक वेरिएबल को
एलिमिनेट कर लेते हैं, विलुप्त कर लेते हैं। कैसे करें? देखो यहाँ इक्वेशन में है 5i3 प्लस का, और यहाँ 20i3 5i3। अच्छा, देखो ऐसा करते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 और 4 लेते हैं तो यह 5i3 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, जोड़ने पर i3 कैंसिल हो जाएगा। एक और इक्वेशन ले लेंगे, चाहो तो ले लेंगे ये इसमें यहाँ 5i3, यहाँ ये, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो तो बच्चों देखो, मैं पहले इक्वेशन 2 और 3 ले रहा हूँ, और यहाँ पर 20i3 है और यहाँ 5i3 है, तो 20i3 सही है ना। तो यहाँ ऊपर जो है इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, देखो 4 से मल्टीप्लाई, और 3 के साथ हम इसे बच्चों ऐड कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 2 में सॉल्विंग, मैं लिख रहा सॉल्विंग 2 और 3। तो बच्चों 2 में मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करी, तो 4 4 40 i1 और प्लस 4 पंजे 20 i3, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 i2 इक्वल 0। और देखो 3 ऐसे लिख दी मैंने, ये 5i1 और माइनस का 10i2, और ये हो जाएगा भाई 20i3 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, और ऊपर देखो इक्वेशन प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 देखो ये 20i3 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस i1 तो 45 i1, और ये माइनस का 20 और माइनस का 10 तो माइनस के 30 i2 और इक्वल 0। इधर हम 15 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 3 45 और 15 दूनी 30 i2 और इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 डाल दो। अब ये सर i1 और i2 में आ गई, एक i1 i2 में और निकाल लीजिए। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है पर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, इसमें भी 5i3 इसमें 5i3, और दोनों को ऐड कर दो। तो समीकरण 2 और 4 को प्लस कर देते हैं। प्लस करने पर बच्चे देखो 5i3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 5i3 है और ये प्लस का है। तो मैं सी ऐड करता हूँ यहाँ पर, है 2 और 4 के लिए, यह लिख के दिखाता हूँ। चलो पहले यह आ गया देखो 10i1 माइनस का 5i2 प्लस का 5i3, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 4 है 25i1 प्लस 10i2 और माइनस का 5i3 इक्वल 10। ऐड कर दीजिए बच्चों, देखो ये 5i3 कैंसिल, और 10 और 25 ये हो गया तुम्हारे भाई 35, और प्लस का 10 और माइनस का 5 तो होगा प्लस का 5i2 इक्वल टू 10। ठीक है ना। अब बच्चों हमें सॉल्व इसे इक्वेशन 6 डाल दें, हाँ, और या फिर ऐसा करते हैं 5, चलो मैंने डाल दिया यहाँ पर 6। अब देखो 5 में यहाँ पर आ रहा है भाई 20i2 और यहाँ पर आ रहा है 5i2, तो बच्चों ये माइनस के 20 और यहाँ प्लस के 5, तो ऐसा करते हैं माइनस के 20 प्लस 5 यहाँ 4 से गुणा कर दो, और 4 से गुणा करके 6 में बच्चों 5 घटा दो, यानी 5 और 6 को हल करने पर। तो सॉल्विंग 5 और 6, सॉल्विंग 5 और 6, तो हाँ बच्चों ये थोड़ा देखो इसमें मिस्टेक हो गया। ये जो इक्वेशन 5 है यहाँ पर 15 से डिवाइड किया है हमने, तो 15 से जब भाग देंगे तो 15 दिया, और यहाँ 15 दूनी आएगा, और ये 0 गलती से लगेगा, 15 दूनी 30। और अब ये सही है देखो, तो 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो 6 में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आ गया, और 5 को हम इसमें प्लस करते हैं, तो 3i1 माइनस 2 आएगा, माइनस का 2। तो ये गलती हो गई बच्चों, तो इस प्रकार अब हम ऐसा करते हैं इसे, हाँ, माइनस का 2, और यहाँ पर कितना है भाई 20 है, तो 20 और है तो 4 से है कितने 5। तो अब ऐसा करते हैं, ये चीज़
ना लेकर के अब हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 5 में करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ 5 है। तो अब या तो ऐसे करो, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 2 से कर लो मल्टीप्लाई, या फिर i/i2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें। तो है थोड़ा ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं ये करता हूँ, वो असल में ये जो गलती से लग गया था। तो बच्चों देखो यहाँ पर 5 में कर दो, 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, कहाँ ये कितना है 5 है, तो यहाँ 5 से कर दें, यहाँ 2 से कर दें। तो 5 से करिए इक्वेशन 5 में, तो 5 दिया 15 i1 और 5 दूनी 10 i2 इक्वल टू 0। और यहाँ कर देते हैं हम 2 से, तो 35 दूनी 70 i1 और 2 पंजे 10 i2 और 2 दाएँ 20। ठीक है बच्चों, अब प्लस करेंगे तो वो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ गया 15 और 17 85 और 85 i1 और इक्वल टू ये हो गया 20। तो देखो बच्चों ये i1 इक्वल टू 20/85, ठीक है ना। और हम ये काट सकते हैं, 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और यहाँ पर 3 5 35 4/17। तो बच्चों देखो एक करंट आ गई 4/17, तो हमारी ये i1 आई है। और i1 जो करंट थी वो जो बह रही थी हमारी, वो i1 करंट ए विभाग में, तो i1 यानी कि ए विभाग में जो करंट आ गई वो आ गई 4/17 एम्पियर। ऐसे हम i2 का मान निकालना है, i3 जो i2 आएगी वो ए विभाग में आ जाएगी। और जब i3 निकाल लेंगे तो बच्चे देखो वो i3 यानी कि 5 यानी कि बी डी भाग में बहने वाली धारा आ जाएगी। i1 में से i3 हटाएंगे तो BC भाग में, और i2 और i3 जोड़ देंगे तो DC भाग में, ठीक है नहीं। और इस 10 ओम में कितना I का मतलब है i1 प्लस i2, ठीक है ना। तो i1 i2 जोड़ लेंगे तो ये इस ओम में इसमें धारा आ जाएगी। इस प्रकार हम सारी वैल्यू याद कर सकते हैं। तो चाहो तो देखो ये i1 इतने एम्पियर। अब i1 की वैल्यू चाहो तो मैं इक्वेशन 5 में पुट करता हूँ, देखो y5, तो y5 क्या होगा बच्चों, y इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 है हमारी कितना है 3i1 माइनस 2i2, 3i1 माइनस 2i2, और i1 की वैल्यू आ गई 3i1, i1 की वैल्यू आ गई 4/17 और माइनस 2i2 इक्वल 0। तो 2i2 उधर ले आओ इक्वल 3 चौक 12/17 और 2 छक्के 12 और i2 की वैल्यू आ गई बच्चों 6/17 एम्पियर। तो ऐसा i2 की आ गई। इसी प्रकार बच्चों अब ये i1 और i2 है किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए कोई सी में। तो देखो i1 और i2 की वैल्यू है, i1 और i2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए, i3 की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू आ जाएंगी इस तरीके से। और यही प्रश्न में पूछे गए। तो बच्चों भाई आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ओके।